हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जापान की राजनीतिक व्यवस्था कहती है। जापान के पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, यानी कि पहले के टाइम में जापान पर जो क्योतो में रहने वाला सम्राट था उसके शासन हुआ करता था। लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता जो थी वो किसके हाथों में चली गई? शोगुनों के हाथों में, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन चलाते थे। यानी कि जो शोगुन थे ना, वो ऐसे थे कि राजा के नाम पर शासन करते थे राजा के नाम पर। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। जो तोकुगावा परिवार के लोग थे वो किस पर कायम थे? शोगुन पद पर कायम थे। आगे देखते हैं। और जापान जो कि 250 भागों में विभाजित था, यानी कि पहले की बात हो रही है, जापान जो कि 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। कौन चलाते थे? दैम्यो। जापान का शासन कौन चलाते थे? दैम्यो। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। जो शोगुनों की बात हो रही है, तोकुगावा वंश के लोग, वो किस पर नियंत्रण रखते थे? दो दैम्यो पर। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे। यानी कि शोगुन जो थे वो दैम्य लोगों को लंबे, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे। नहीं, तुम इसी राजधानी में रहोगे, ऐसे। ठीक है, जो आज टोक्यो है। शोगुन जो कि प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। शोगुन लोग क्या करते थे? जो प्रमुख शहर थे और खादान थी उन पर नियंत्रण रखते थे। और सामुराई योद्धा वर्ग था, उस पर शासन करने वाले कुलीन वर्ग थे, और वे शोगुनों तथा दैम्यों की सेवा भी करते थे। आगे एंशियंट जापानीज, चलो इसका तो बाद एम्परर, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी इस वीडियो में, अगली वीडियो में। अभी देखते हैं 16वीं शताब्दी के अंत तक परिवर्तन ने आगे के विकास की तैयारी की। कि पहला उसने क्या किया? किसानों से हथियार ले लिए और अब केवल सामुराई तलवार ही रख सकते हैं। यानी कि सामुराई वर्ग देखा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं, मतलब सामुराई वर्ग में होते हैं, यानी कि जो योद्धा वर्ग के होते हैं, उनको तलवार रखने की इजाज़त थी सिर्फ। दैम्य को अपने क्षेत्र की राजधानी में रहने दिए गए, कि जो दैम्य थे उन्हें अपने क्षेत्र की राजधानी में रहने दे दिया गया और उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। तीसरा था, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए ज़मीन का सर्वेक्षण किया गया, कि कितने लोग मालिक हैं, कितने करदाता है, उनका एक सर्वेक्षण करते हैं ना, कि पूरा लिखते हैं कि हाँ भाई इतने लोगों के पास ज़मीन है, इतने लोगों के पास नहीं है। तथा उत्पादकता के आधार पर उन्होंने भूमि का वर्गीकरण किया, कि कितनी ज़मीन है, कितने लोगों में बटी हुई है। फिर उन्होंने क्या किया? 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। कि 17वीं शताब्दी तक आते आते जापान में जो एदो था ना, वो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य शहरों के रूप में उभरे। यानी कि ओसाका और क्योतो अन्य शहर किसी और चीज़ में उभरे। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, यानी कि व्यापार का विकास हुआ, और वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई। लोगों को पैसा, यानी कि वो कर्ज देने लग गए, क्योंकि जब वाणिज्य व्यापार का विकास होता है तो देश का विकास होता है। जापान में लोगों को पढ़ने का बहुत शौक था। होनहार लेखकों के लिए संभव हो सका कि केवल लेखन से अपनी जीविका चला सकते थे। यानी कि लोग जब पढ़ने के शौकीन थे, तो जो लिखते हैं ना कविताएं, उनके लिए एक जीविका का एक साधन खुल गया, कि वो कहानियाँ लिख के या किताबें लिख के जो लेखक है अपनी जीविका चला सकते हैं। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। यानी कि वो एक नूडल की कटोरी के बदले एक किताब, उनके लिए किताब इतनी कीमती है कि वो नूडल की कटोरी के बदले किताब ले सकते हैं। बताओ वहाँ पे पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। जापान जो कि चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। आयात मतलब होता है खरीदना। चीन से रेशम लेता था और भारत से क्या लेता था? कपड़ा। आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से, इन आयातों के बदले वो क्या करता था? चांदी और सोने में कीमतें चुकाता था। इससे क्या हुआ? जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर रोक लगा दी, कि नहीं, हम अब ये वाली चीज़ें नहीं खरीदेंगे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको जो पैसे चुकाने पड़ रहे थे ना, वो पैसे नहीं देते थे, चांदी और सोने में चुकानी पड़ती थी उनकी कीमतें। जैसे आपने चीन से, मान लो आप चीन के रहने वाले हो, आप चीन से आपने जापान के रहने वाले हो, अब चीन से आप रेशम ले रहे हो, तो आप उनको पैसे नहीं दोगे, आपके पास सोना चांदी जो रखे वो देने पड़ेंगे। इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा। यानी कि निशिजन एक बस्ती है जहाँ पे सारे रेशम बुनकर रहते हैं। उनका जो रेशम था ना, पूरी दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं।
अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था, कि जो अर्थतंत्र है वो नई नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। जैसे मेजी पुनर्स्थापना, इसको देखते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1867 से 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया, कि इसके नेतृत्व में वो था तब तोकुगावा वंश का शासन समाप्त हुआ। मेजी की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे, जैसे देश में तरह तरह का असंतोष फैल रहा था, कि मतलब लोग संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, खुश नहीं थे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी, कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रही थी और जो कूटनीतिक संबंध हो रहे हैं ना, अच्छे संबंध नहीं होते, उनकी मांग की जा रही थी। जैसे 1853 में अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू पेरी को 1794 से 1858 को जापानी सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा, जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारी संबंध स्थापित किए। यानी कि कोमोडोर मैथ्यू पेरी जो था वो पेरी मिशन लेकर आया था। वो मतलब एक राजा का एक पत्र लेकर आया था कि तुम इस पे 1 साल तक तुम इस पे साइन कर दो, वरना मतलब हम तुमसे युद्ध कर लेंगे, क्योंकि वो व्यापार की संधि लेकर आया था। क्योंकि जो अमेरिका के लोग थे वो जापान के साथ संधि करना चाहते थे व्यापार के लिए, क्योंकि जो जहाज़ जाते हैं ना वो जापान के उधर होके जाता है, तो सोचते थे कि जब वो हमारा जहाज़ उधर से होकर जाएगा तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा और हमारे जो व्यापारी हैं उनको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, इसलिए पेरी मिशन किया गया था। और ये है कोमोडोर पेरी एंड हिज ब्लैक शिप, कि जिस ये ब्लैक शिप में ये आया था, और ये कोमोडोर मैथ्यू पेरी जो मैंने अभी बताया आपको वो ये हैं गाइस, ठीक है। जापान चीन के रास्ते में था। जापान किसके रास्ते में था? चीन के रास्ते में। और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाज़ार देखता था। अमेरिका क्या देखता था? चीन में एक बड़ा बाज़ार, क्योंकि चीन जो है वो बहुत बड़ा देश है। अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। पेरी के आगमन ने राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुनों को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। यानी कि जो शोगुनों का शासन था, जो अभी हमने पढ़ा था ना 1867 से 68 में, उनमें जो शोगुनों का शासन था उसको हटा दिया गया और एदो को राजधानी बनाया गया। इसका नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका अर्थ है पूर्व राजधानी। टोक्यो का अर्थ आपको याद रखना है पूर्व राजधानी, ठीक है, मतलब पहली राजधानी। पूर्व राजधानी मतलब पहले की राजधानी। सरकार ने फुफोकू क्यूहो यानी कि समृद्ध देश मजबूत सेना, इनका मतलब है, ये जापानी भाषा है, ठीक है, के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना है और मजबूत सेना का निर्माण करने की ज़रूरत है। अन्यथा उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना निर्माण करने की ज़रूरत है, कि मतलब उसे एहसास हुआ कि हमें अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए, अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जापान के लोग जो बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने देखा कि जो जापान, अगर हम भारत की तरह रहे तो हमें भी पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण को शुरू किया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते हैं। सम्राट व्यवस्था क्या होती है? जिसमें राजा होता है, उसके नौकर होते हैं और सेनापति होते हैं, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलके मतलब सत्ता चलाते हैं। और ये नौकरशाही जो होते हैं वो सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो नौकर होते हैं, सेना होते हैं, सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि सम्राट के लिए काम करते हैं। जापान में सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया था। यानी कि जापान में जो है ना, राजा को बहुत ज़्यादा महान माना जाता है, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। 1890 की शिक्षा संबंधी राजज्ञ ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। क्या था कि 1870 के दशक से आते आते जो नई विद्यालय व्यवस्था थी उसका निर्माण किया गया। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना जरूरी कर दिया गया कि नहीं, अब दोनों को पढ़ना चाहिए। और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई स्कूल जाने से वंचित, यानी कि ऐसी स्थिति आ गई कि कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो स्कूल नहीं जाता था। और पढ़ाई की जो फीस थी बहुत कम कर दी थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो हमारे देश में कोई भी बच्चा या बड़ा ऐसा ना रहे जो पढ़ा लिखा ना हो। जब पढ़ लिख जाते हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था बदल जाती है।
1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया कि उन्होंने क्या किया। 1870 का दशक जब आया तो उन्हें आधुनिक विचारों पर जोर देने के यानी कि प्रेजेंट टाइम के जो ओपिनियंस है उन पर जोर देने के बजाय जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, यानी कि प्रेम होना चाहिए देश के प्रति, राज्य के प्रति, और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया कि बच्चे जो हैं वो जापान के इतिहास के बारे में पढ़ सके कि जापान का इतिहास क्या था। अब है शिक्षा मंत्रालय, जैसे पाठ्य चर्चा पर किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था, जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया। उसे पढ़ना जरूरी था और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। कि जो शिक्षा मंत्रालय है उस बच्चों को नैतिक संस्था के मूल्य सिखाए जाते थे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, ये सारे नैतिक मूल्य शामिल किए गए थे